नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार अच्छे ढंग से चल रही हैं, उसमें आज हमारी CDP की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम CDP का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है बाल विकास की अवस्थाएँ। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? बाल विकास की अवस्थाएँ। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें पहली अवस्था क्या होती है? प्री नेटल स्टेज होता है। इंग्लिश के टर्म याद रखिएगा क्योंकि हिंदी के टर्म बदल भी सकते हैं। खैर, पहले का टर्म का नाम तो नहीं बदले जाएगा, प्रसव पूर्व ही रहता है इसका नाम। प्री नेटल स्टेज ये क्या होता है? 9 महीने का होता है या फिर 280 दिन का होता है। ध्यान रखिएगा, इसको साधारणतः 9 महीना या 280 दिन कहा जाता है। यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है और यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है। गर्भाधान का इंग्लिश वर्ड भी देख लीजिए, कॉन्सेप्शन, इसको देख लीजिए, इंग्लिश वर्ड याद रखिएगा। उसके बाद शैशवा अवस्था आती है, फिर इन्फेंसी स्टेज आती है जो जन्म से 2 वर्ष होती है। ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं जन्म से 6 वर्ष भी दिया रहता है, लेकिन जो सीटेट आंसर मानता है वह जन्म से 2 वर्ष। इस पर केस भी किया गया था, लेकिन सीटेट क्या आंसर मानता है? जन्म से 2 वर्ष, क्योंकि NCERT के जो सिलेबस में 0 से 2 वर्ष ही माना गया है। सीटेट हमेशा इन्फेंसी स्टेज को, शैशवा अवस्था को 0 से 2 वर्ष मानेगा, 0 से 6 कहीं नहीं मानेगा, इसको ध्यान रखिएगा। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर ही निर्भर रहता है। मतलब इस अवस्था में क्या है, शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर ही निर्भर रहता है। ऐसा नहीं है कि उसे भूख लगेगी तो वो कहीं जाके खा लेगा, या प्यास आई है तो वो पानी खुद पी लेगा। माता जो खिलाएगी वो खाएगा, माता मतलब जो पिलाएगी, दूध पिलाएगी वो पिएगा, और माता पिता पे ही पूर्णतः निर्भर रहता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। और व्यवहार कैसा होता है? मूल प्रवृत्तियाँ मतलब कि हंस कर, रो कर, गुस्सा दिखा के, ऐसे ही करके अपने व्यवहार को दिखाएगा। क्या चाहता है वो बोल के तो दिखा नहीं सकता। ऐसे मूल प्रवृत्तियाँ जो होती हैं, हंसना, रोना, गुस्सा करना, खिलखिलाना, ये सब प्रवृत्तियाँ करके ही अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता है। आगे देखते हैं। तेज शारीरिक विकास होता है, मानसिक अधिगम की अवस्था होती है। ध्यान रखिएगा, शारीरिक जो अधिगम होता है, शारीरिक विकास तेज होता है, मानसिक विकास भी बहुत तेज होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें शारीरिक और मानसिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। नैतिकता का अभाव होता है, इसमें नैतिकता का अभाव नहीं होता। ऐसा नहीं पता है, वो अपने बड़ों को भी थप्पड़ मार देता है। वो अगर आप एक छोटे बच्चे कहेंगे बेटा इसको मार दो, मैं आपको टॉफ़ी दूंगा, तो वो मार देगा। या फिर आप कहेंगे बेटा इसको गाली दीजिए, मान लीजिए 2 साल का बच्चा है, वो 1.5 से 2 साल का बोलना सीख गया है, तो आप बोलेंगे, या फिर वो थोड़ा बहुत जानने लगा है तो उसको आप बोलेंगे बेटा आप इसको थप्पड़ मार दीजिए, मैं आपको टॉफ़ी दूंगा, तो वो मार देगा, क्योंकि उसके अंदर नैतिकता का अभाव होता है। तो पहली अवस्था क्या हुई? प्रसव पूर्व अवस्था, जिसे प्री नेटल स्टेज कहते हैं, 9 महीने की होती है। गर्भाधान या फिर कॉन्सेप्शन से शुरू होती है। दूसरी अवस्था शैशवा अवस्था, इन्फेंसी स्टेज, जन्म से 2 वर्ष। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है और मूल प्रवृत्तियाँ जैसे कि हंसना, रोना, बिलबिलाना और खिलखिलाना, हंसना, ये सब जो होती हैं, गुस्सा दिखाना, मूल प्रवृत्तियों पर ही व्यवहार दिखाता है। शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेज होता है और नैतिकता का अभाव होता है। आगे देखते हैं। तीसरा है पूर्व बाल्यावस्था, जिससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है। पूर्व बाल्यावस्था से बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होती है, 2 से 6 वर्ष होती है, 2 से 6 वर्ष होती है। इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। अनुकरण द्वारा सीखता है मतलब क्या है कि बच्चा इसमें बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करता है। बच्चा बहुत ज़्यादा हमेशा ही आप अपने जो आसपास के लोग होते हैं, आपके माता पिता या जो पेरेंट्स या फिर आसपास के जो और बच्चे होते हैं, उनसे बड़े कोई भी होता है, छोटे बड़े, सबको इमिटेशन करता रहता है, सबको देखता रहता है और सारी चीज़ें उसी से सीखता रहता है। मतलब जैसे लोग करना चाहते हैं, जैसे वो खाना खाते हुए देखेगा बच्चों को तो खाना खाने लगेगा। मतलब वो मान लीजिए आप साथ में खाना खा रहे हैं तो वो जैसे आप खा रहे हैं वैसे ही वो खाना खाने का प्रयास करेगा। जैसे आप पानी पी रहे हैं वैसे पानी पीने का प्रयास कर रहा है। जैसे भी आप क्रिया करते हैं, जैसे आप चलते हैं तो वो चलने का भी प्रयास करता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चा इमिटेशन द्वारा सीखता है और जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। 2 से 6 वर्ष के बच्चों में जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या है कि वह हर चीज़ को जानना चाहता है, वह जानने का इच्छुक होता है हर चीज़, कि ये क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है। तो मतलब हर चीज़ का प्रश्न पूछता है कि हम क्या खा रहे हैं, हम ऐसा क्यों खा रहे हैं, हम क्यों खाते हैं इसको। तो हर चीज़ का ये प्रश्न पूछेगा। हम पहन क्या रहे हैं, क्यों पहन रहे हैं, तो हर चीज़ का क्या, क्यों, कैसे पूछता है। इस अवस्था को टॉय एज भी कहा जाता है। चूँकि इस अवस्था में बहुत ज़्यादा खिलौना से खेला जाता है, इसलिए इस अवस्था को टॉय एज भी कहा जाता है। यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण होता है। ध्यान रखिएगा, भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण होता है। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये है कि इस समय जो भाषा में व्यवहार हम सीखते हैं वो हमारे बहुत लंबे समय तक हमारे साथ ही रहता है, और उसी तरह के व्यवहार में बहुत समय तक उससे अलग होना हमारे लिए भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए 2 तरीके के लोग हैं, 2 बच्चा है, एक बच्चे का नाम ए मान लीजिए, एक बच्चे का बी मान लीजिए। जो एक आसपास का समाज है वो बहुत अच्छा है, वो उसका आसपास का समाज बहुत अच्छा है, और जो बी है
उसके आसपास का समाज बहुत ही बुरा है। मतलब कि आसपास का जो व्यवहार है, जो बोलने वाले लोग हैं बहुत ही बुरा बोलते हैं, गाली गलौज में बोलते हैं। तो ए की जो भाषा होगी उस प्रकार होगी, बहुत अच्छे ढंग से वो बोलना सीखेगा, खड़ी हिंदी में बोलेगा। लेकिन बी में जो बहुत ही गंदे गाली गलौच वाली भाषा है उसको सीख लेगा। तो भाषा अर्जन का संवेदनशील चरण यही कहते हैं, मतलब आप जैसा व्यवहार आसपास होगा वैसे ही वो सीख लेगा। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेता है। तो कल्पनाशील रहता है, मतलब चीज़ों को सोचता रहता है कि ऐसा होता तो क्या होता। तो कल्पनाशील वाले गेम, जैसे कि कल्पनाशील वाले गेम क्या हो गए कि जो खाना बनाने वाला छोटा जो किचन गेम होते हैं, आप देखे होंगे किचन गेम होते हैं। किचन गेम्स क्या होता है, वो बिना मतलब के, मतलब छोटे छोटे बर्तन होते हैं छोटे प्लास्टिक के, उसी में कहता है कि आप बन गए, किसी अपने पेरेंट्स के साथ खेलता है। तो कल्पनाशील वाले ही तो गेम हुए, ऐसा तो है नहीं कि सच में छोटे छोटे बर्तन में खाना बनते हैं। तो कल्पनाशीलता वाले गेम्स यही होते हैं कि ऐसे होते हैं कि उसमें कल्पनाशील होते हैं वो बच्चे। आगे देखते हैं, चौथी अवस्था है उत्तर बाल्यावस्था। चौथी अवस्था क्या है, उत्तर बाल्यावस्था या फिर बाल्य अवस्था। इसको कहते हैं 6 से 12 वर्ष, ये 6 से 12 वर्ष होती है। इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है, इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है, अर्थात लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था यही होती है। मतलब कि तर्क देने लगता है, तर्क करने लगता है। आरंभिक स्कूल की एज होता है। तो आरंभिक स्कूल का मतलब बच्चा इसी अवस्था में स्कूल जाने का प्रारंभ कर देता है, इसी अवस्था में बच्चे को स्कूल जाना चाहिए। गंदी अवस्था क्यों कहते हैं इसे, गंदी अवस्था इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि बच्चा इसमें खेलने में इतना ज़्यादा मग्न रहता है कि वो अपने शरीर को स्वच्छ रखने का प्रयास कभी नहीं करेगा। वो गंदा होने का प्रयास, मतलब गंदा होने का प्रयास तो नहीं करता है, लेकिन वो खेलने में इतना ज़्यादा मग्न रहता है कि अपने शरीर को नहीं देखेगा। गंदा हो रहा है तो होने दो, लेकिन हमको खेलना है, हमको मज़ा आना चाहिए। स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज कहा जाता है, इसे स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। इसे स्फूर्ति का मतलब बहुत ज़्यादा स्फूर्ति होती है बच्चे में, बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस होती है, और स्मार्ट एज भी इसको कहा जाता है। खेलों की अवस्था क्यों कहा जाता है कि सक्रिय रूप से सबसे ज़्यादा इसी अवस्था में बच्चे खेल में सक्रिय होते हैं, खेल में संलग्न होते हैं, इसलिए इसे खेलों की अवस्था या गेम एज भी कहा जाता है। इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है, संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। जैसे कि अब एक उदाहरण अगर बताऊं तो पहले जो पेप्सी या कोको कोला आता था, जो कांच के डब्बे में आता था, जो 10 रुपए का आता था, उसके जो कैन के ढक्कन होता था, जो कैन होता था, कैन का ढक्कन हम लोग संग्रह करते थे ना। या फिर जो गोली आती थी, जो मार्बल्स की गोली आती थी, उसको हम लोग संग्रह करते थे। तो यही कहा जा रहा है कि संग्रहण की प्रवृत्ति इसी समय विकसित होती है। किसमें, किस अवस्था में, उत्तर बाल्य अवस्था में ही संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। इसे टोली समूह या गैंग की अवस्था कहा जाता है, इसे गैंग की अवस्था कहा जाता है। मतलब दोस्ती यारी इसी समय में बनने लगती है। ध्यान रखिएगा, दोस्त बनना इसी समय में प्रारंभ हो जाते हैं, और इसे जीवन का अनोखा काल, यूनिक पीरियड भी इसे ही कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे ही यूनिक पीरियड कहा जाता है। उसके बाद लास्ट देख लेते हैं किशोरावस्था, एडोलसेंस एज, जो कि 12 या 13 से 18 वर्ष होती है, 12 या 13 से 18 वर्ष। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहते हैं, इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहते हैं। इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे संघर्ष की अवस्था कहा जाता है, तनाव की अवस्था कहा जाता है, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है। क्योंकि इसमें जो बालक होता है वो हर चीज़ के बारे में परेशान रहता है कि मुझे आगे क्या करना है। विभिन्न उसका जो विकास होता रहता है वो विकसित होता रहता है, शरीर भी विकसित होता है, मानसिक रूप से भी विकसित होता रहता है। आगे के कैरियर के बारे में सोचता है कि मैं 10th में क्या, इंटर में क्या लूँ, मैथ्स लूँ कि बायो लूँ। तो हर चीज़ में उसको दबाव रहता है, हर चीज़ के लिए वो संघर्ष करना चाहता है, करता है हर चीज़ के लिए संघर्ष। इसलिए इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान या फिर उलझन की अवस्था कहा जाता है। इसमें विषमलिंगी आकर्षण होता है, मतलब कि एक मेल फीमेल के प्रति आकर्षित होता है और फीमेल मेल के प्रति आकर्षित होती हैं। तो इसमें विषमलिंगी आकर्षक होता है। गोल्डन एज इसे ही कहा जाता है। गोल्डन एज इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में हम जो अचीव कर लेते हैं वह बहुत ही लंबे समय तक उसका योगदान हमारे जीवन में होता है। मतलब अगर हम इस समय बहुत अच्छी चीज़ें कर ले रहे हैं, बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं या बहुत अच्छे कार्य में संलग्न हैं, तो उसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक हमारे जीवन में रहेगा। हम बहुत अच्छे से आगे का जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन अगर हम इस एज में बहुत ही गंदी प्रवृत्ति के बालक बन जाएंगे तो उसका बहुत ही बुरा प्रभाव आगे के जीवन में पड़ता है। इसलिए इसे गोल्डन एज कहा जाता है। मतलब कि अगर इस एज में आप अपने आप को संयमित रख पाएंगे तो आपका व्यक्तित्व तो आगे बहुत ही अच्छा होगा। हीरो वर्शिप की भावना आ जाती है। हीरो वर्शिप की भावना क्या होता है कि अभी तक इसमें देखिए उत्तर बाल्यावस्था तक, मतलब 12 साल तक ऐसा नहीं है कि आप किसी के कट्टर समर्थक होंगे, आप ऐसा नहीं है किसी कट्टर समर्थक होंगे। लेकिन किशोरावस्था में क्या होता है, आपका एक ना एक हीरो होता है। आप या तो सलमान खान को या नरेंद्र मोदी को, किसी को भी आप मानते होंगे, कुछ भी मान सकते हैं, सलमान, शाहरुख खान, नरेंद्र मोदी, अक्षय कुमार। मतलब आप एक किसी के समर्थक होते हैं, उसी तरह व्यवहार करना चाहते हैं और उसकी बताई हुई चीज़ों को फॉलो करना चाहते हैं, उसी तरीके का कपड़ा पहनना चाहते हैं,
वो जिस प्रोडक्ट का ऐड करता है आप वो चीज़ लगाना चाहते हैं, तो ये भाव इसी अवस्था में आता है हीरो वर्शिप का। और इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन क्या होता है, जो चीज़ें हम नहीं देख पाते वही अमूर्त चिंतन होता है। जैसे कि ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन क्षरण जो हो रहा है हम उसको देख तो सकते नहीं हैं, लेकिन ये अमूर्त चिंतन के द्वारा हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, यही अमूर्त चिंतन होता है। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।